कि जो सिर्फ परिवार के लिए सोचे कि नहीं, जो कुछ परिवारवाद पर बहस आगे कभी रख लेते हैं सिंह साहब। आज तो परिवार देश की बात है और देश से ऊपर परिवारवाद तो निश्चित तौर पर नहीं हो सकता। 37 का मैंने पूछा, इनसे पूछिए 37 में किसने कहा? अश्विनी जी 30 सेकंड्स में आप पूछिए, नेहरू जी के पत्र को पूछिए। अश्विनी जी 30 सेकंड्स फॉर योर काउंटर, फिर फजील अहमद आपके पास आती हूँ, फिर राकेश शुक्ला सर आपके पास। पहले भी जिक्र किया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी कि अगर किसी भी राष्ट्रगीत में या राष्ट्रगान में, इधर उधर मत जाइए, इधर नेहरू जी ने पत्र लिखा था कि नहीं? 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 नेहरू जी, आप नेहरू जी को कहने में दिक्कत हो रही है, मतलब नेहरू को भी बाइकाट कर दिए। नेहरू जी ने पत्र लिखा था कि नहीं? हाँ या ना? नेहरू जी जवाब लिखा कि नहीं? आप ही राष्ट्रभक्त हो, आप ही राष्ट्रभक्त हो, तो आप ही जवाब दे दो, आप ही जवाब दे दो। हम तो राष्ट्रभक्त ही हैं, तो जनता तय करिए कौन राष्ट्रभक्त है कौन नहीं है। मतलब जिसको वंदे मातरम, जो वंदे मातरम का समर्थन सिंह साहब, इसका मतलब ये नहीं है ना कि जनता तय कर रही है तो जनता जिसे चुनकर सरकार में बैठा रही है राष्ट्रभक्त वही है, ऐसा नहीं है सिंह साहब, ऐसा नहीं है। मैंने वही कहा ना, मैंने कहा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती नहीं है, किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, कोई बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसको अपनाया जाता है तो ये राष्ट्रवाद की भावना को, राष्ट्रभक्ति की भावना को और ऊंचा बना देता है और बेहतर और मजबूत बना देता है। ठीक है, ओके। बताइए ना, मुस्लिम लीग के सामने अडवाणी की माथा टेक क्यों आए दिन 2000 पे? बताइए ना, अडवाणी की माथा टेक क्यों आए दिन 2000 पे? मुस्लिम लीग के आगे सरकार क्यों बनाई थी? बताइए ना, मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार क्यों बनाई थी? बताइए, बताइए अंग्रेजों के साथ चिट्ठियां क्यों लिखते थे? मुझे लग रहा है कि अंग्रेजों की बनाई पार्टी का नाम ले लिया तो दिक्कत हो गई। अंग्रेजों की बनाई पार्टी का नाम ले लिया तो दिक्कत हुई। मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कभी सरकार नहीं बनाई थी। यही दिक्कत है, सेक्युलरिज्म और तुष्टीकरण की बात करते करते उस रेखा को हमारी भारतीय राजनीति इतना धुंधला कर देती है कि बहस इधर की उधर चली जाती है। मैं बात कर रही हूँ वंदे मातरम को लेकर, साहब दोनों को रोक रही हूँ। सिंह साहब, आपको जब मौका मिलेगा आप नेहरू के फैसले की बखिया उधेड़ेंगे, इनको जब मौका मिलेगा तो ये आरएसएस पर चले जाएंगे, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, ये चलता रहेगा। लेकिन मैं बात आज के परिप्रेक्ष्य में कर रही हूँ कि आपको भारत की संस्कृति से बच्चों को अगर जोड़ना है, राष्ट्र प्रेम से जोड़ना है, तो फिर इसमें समस्या किसको हो सकती है? फजील अहमद साहब आपके पास आते हुए, वंदे मातरम को अगर मातृभूमि के सम्मान के रूप में पेश किया जाता है तो क्या फजील अहमद को इससे समस्या है? अगर बच्चे वंदे मातरम गाते हैं तो क्या फजील अहमद को इससे समस्या है? अगर बच्चे मातृ प्रेम को, देश प्रेम को, राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखते हैं तो क्या फजील अहमद को इससे समस्या है? अब हम बोले, कुछ और बोलना है तो बोल लीजिए, फिर इकट्ठे बोलते हैं। आप कैसी बातें करते हैं फजील अहमद साहब? शुरू में ही आते ही जो है आप बेवजह की बातें करने लगते हैं। अभी आप फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी ना कि आप तय करेंगे कि मुझे आधे शब्द में पूछना ही है, एक शब्द में। आपने तो सवाल सुना, आपने क्या बोलना है वही सवाल सुन लिया, आपने सवाल सुना, इस देश में जवाब देना है तो जवाब दीजिए, फालतू की बात मत करा करिए मुझसे। फिर अब इस देश में 2 कानून बना, एक दहेज निरोधक अधिनियम बना, एक जो मृत्यु भोज अधिनियम बना। इन दोनों कानून को ब्राह्मण समाज ने कहा कि हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई चीजें हम नहीं मानते। इसको जब से बना है, हमको लगता है 1960 के आसपास बना, आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग कहते हैं कि हम दहेज लेंगे, हमारा धर्म है, हम लेंगे भी देंगे भी, हमारा धर्म है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। अब मृत्यु भोज अधिनियम बना 1960 में, कहे कि नहीं मृत्यु भोज करना हमारा धर्म है, हम नहीं मानते इसको। तो कानून नहीं मानने का काम तो यही लोग करते हैं। नंबर 2 बात आपने कहा कि माफी मांगा किसे, कौन 250 रुपया पैसा लेता था पेंशन? सावरकर लेते थे अंग्रेजों से, तो कौन अंग्रेजों का दलाल है ये तो दुनिया जानती है। दूसरी बात, देश को आजाद किसने कराया? कहां थे तब ये लोग? तब तो ये लोग अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। जब देश आजाद कराने की बात आई तो कांग्रेस ही तो थी जिसने बनाई होगी। अंग्रेज कोई अच्छा कार्य किए?
अंग्रेजों ने फजील अहमद की पार्टी को बनाया इसीलिए कि वो हमारे लिए काम करे। दलाली तो करते ही थे, कोट पैंट लंदन में जाके प्रेस होता था, 4,000 फीस मिलती थी, जेल जाने पे रोने का कार्य करते थे, 10-10 पत्र लिखते थे। जो व्यक्ति 17 महीने जेल में रहता है, जो व्यक्ति जो है तेल के खोलों को में श्रम करने का कार्य करता है, जो राष्ट्रभक्ति का कार्य करता है, वो दलालों को दलाली नजर आएगा। लेकिन दलाल तो वो है ना जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी को आत्मसात कर ली। अंग्रेज जब हमारे देश को लूटने आए थे तो अच्छा काम कहाँ से किया? सिंह साहब, मैंने 3 बातों का जिक्र फजील अहमद से किया था, अभी तक वो वहां पहुंच नहीं पाया, उनको पहुंचने दीजिए, उनको पहुंचने दीजिए, उनको पहुंचने दीजिए। पहले प्रसंग का व्याख्यान कर लीजिए, फिर उसके बाद मेरे सवाल के जवाब के संदर्भ में आएंगे। फजील अहमद, मेरा सवाल सुना आपने? मेरा सवाल सुना फजील अहमद आपने? मेरा सवाल सुना आपने? हम किसी कानून को नहीं मानते, हम वो कानून, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड प्लीज एक सेकंड सिंह साहब, ठीक है। जब हमारे सैनिक, आप फजील अहमद कानून को मानते हैं? फजील अहमद कानून को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? डायरेक्ट एक्शन वाले कब कानून को माने हैं? मैं पूछ रही हूँ कि आप कानून को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सबको मानना पड़ेगा। आज तक एक मानते हैं आप कानून को? मानते हैं? नहीं, आप कानून को मानते हैं? नहीं, वंदे मातरम को मैंने पूछा कि आप कानून को मानते हैं फजील अहमद? ये कहाँ थे तब? मैं पूछ रही हूँ कि आप फजील अहमद कानून को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं। अरे नहीं, जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। कानून को मानते हैं आप? कानून मनवाने वाले लोग हैं, कानून को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मानना पड़ेगा, जो आपको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। तो फिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने पर इतना बवाल क्यों? सुनिए पूर्णिमा जी, भोजशाला पर अगर कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हो रही है, अगर वहां पर सर्वे हो रहा है, तो उससे फजील अहमद को क्या समस्या? अब आप बोल लीजिए, फिर हम बोलते हैं। नहीं, अगर आप मेरे सवाल का जवाब, आप पानी पी लीजिए इतनी देर में, आप पानी पी लीजिए इतनी देर में। चुप नहीं हो सकती। नहीं, मैं आपके हिसाब से चलूंगी। सिंह के बारे में कौन है आप भाई? आप कौन है? आप कौन है फजील अहमद, जो आप मुझे बताएंगे कि मुझे कब बोलना है और कब नहीं? सवाल का जवाब आपको देना होता नहीं है, फालतू इधर उधर की बात करके आप समय जाया करते हैं मेरा। हम कोई आपकी नौकरी कर रहे हैं? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब आप देंगे, और ये डिबेट का तरीका है। अगर फजील अहमद को इससे समस्या है तो बताएं कि मैं अपने हिसाब से डिबेट करूंगा। नहीं, हम आप पानी पीजिए पहले थोड़ी देर। राकेश शुक्ला जी, मैं आपके पास आती हूँ। सर सुनिए, दीवार में सर नहीं मारा जा सकता है फजील अहमद, दीवार में सर नहीं मारा। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ, आपने खुद को ही दीवार बता दिया, बहुत अच्छा किया। मेरे कहने की बजाय आपने खुद को दीवार बता दिया, बहुत अच्छा किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी है। राकेश शुक्ला साहब, वोट बैंक की राजनीति राष्ट्रीय प्रतीकों से भी अब ऊपर हो चली है क्या? मतलब यूं ही विरोध होता रहेगा, कोर्ट अगर कुछ कहता है तो उसका विरोध होता रहेगा, अगर संवैधानिक दायरे में आकर कोई चीज लागू की जाती है तो उसका विरोध होता रहेगा। मतलब तुष्टीकरण यहां आ जाता है, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र धारणा को ये लोग नीचे रख देते हैं। मुझे लगता है कि जिस बंगाल में आपके वंदे मातरम का जन्म हुआ, उस बंगाल में तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और अभी जो वो बोल रहे थे कि सब राष्ट्रभक्त हैं, तो यदि हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाया है तो आज फिर हमें गाने में एतराज़ क्यों है? तीसरी बड़ी बात यह है, अश्विनी जी को मुझे लगता है कि पूरे ताल ठोक के कहना चाहिए कि हम वंदे मातरम के लागू होने का समर्थन करते हैं, क्योंकि वंदे मातरम सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन सवाल यहाँ पे अलग आ रहा है, जो आपने प्रश्न किया बिल्कुल सवाल वहीं पे अटक रहा है कि 89 साल पहले